हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में आप जैसा कि टॉपिक देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर आपका सेकंड, मैथ्स का पेपर नंबर आपका सेकंड, वो कौन सा है आपके पास? अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आपकी जो बुक है वो आपका पेपर नंबर सेकंड। उस पेपर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। देखो, वैसे तो होने में तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस किसी ने भी अभी तक चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, मतलब किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखो, इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो 1.5 मार्क्स का आता है, मतलब 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो आता है अपने पूरक फलन फाइंड करने का। क्या आता है? पूरक फलन ज्ञात कीजिए। और जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास प्राचल विचरण विधि। कौन सी विधि है ये? प्राचल विचरण मेथड यानी प्राचल विचरण विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अपने 1.5 मार्क्स का, जो हर साल फिक्स है। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन आता है आपके 7.5 मार्क्स का। ये भी हर साल क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आपका आता है 7.5 मार्क्स का। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके हर साल फिक्स है। इसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मेथड है। मतलब इस चैप्टर में है क्या कि जो भी द्वितीय कोटि वाले जो रैखिक अवकल समीकरण है उनको हल करने के अलग अलग मेथड है। तो उनमें से एक मेथड अपने पास क्या है? प्राचल विचरण विधि वाला। ठीक है, तो ये वाला मेथड हर साल एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी और मेथड है, उनको भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। वो कहीं से कोई भी मेथड एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब एक इक्वेशन दे सकता है, आप कोई भी मेथड से उसको जो सूटेबल हो उस इक्वेशन उस मेथड से उसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन आता है उसके साथ में ये वाला हमेशा फिक्स्ड आता है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जिसने बिल्कुल भी ये चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ रखा है, तो उसको इस ये वाले वीडियो में ये चीज़ बिल्कुल सीख जाएंगे वो बच्चे। एक तो पूरक फलन निकालना और एक प्राचल विचरण विधि। मतलब टोटल कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो से? उनके 9 मार्क्स उनके फिक्स हो जाएंगे कि ये 9 मार्क्स उनके अवकल समीकरण वाला जो पेपर होगा उसमें ये फिक्स है। जिसने ये चैप्टर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मतलब बाकी के मेथड थोड़े बहुत पढ़ रखे, तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत आसान हो जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। इसमें 6 एग्जाम्पल है टोटल इस मेथड के। उन 6 एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। इसके अलावा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आते, आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, आपको एक एक चीज़ समझनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरक फलन निकालना सीखेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे प्राचल विचरण विधि से द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, मतलब ये वाला मेथड कैसे यूज़ लेते हैं हम। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो देखते हैं कि मानक रूप होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं कि जो द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण है उनका मानक रूप क्या होता है, मतलब किस रूप में आपको इक्वेशन दी हुई होगी। यदि क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मानक रूप की। इसका मानक रूप होता है d2y/dx² प्लस p/dx प्लस QY=R। ये होता है इसका मानक रूप। ठीक है, क्या होता है? d2y/dx² प्लस p/dx प्लस QY=R। ठीक है, ये मानक रूप होता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मतलब कोई क्वेश्चन आए जिसमें कुछ d2y/dx² का कुछ कोफिशिएंट दे रखा हो, कुछ गुणांक आपको दे रखा हो, तो सबसे पहले उसको क्या बनाना है? हमको एक बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमारी, और जो लास्ट में ये आर होता है, ये हमारे पास क्या होता है? ये तीनों होते हैं ना, पी, क्यू और आर, ये तीनों क्या होते हैं? एक्स के फलन होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों एक्स के फंक्शन होते हैं, यानी एक्स के फलन होते हैं। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको पूरक फलन कैसे याद करना है। सबसे पहले हम पूरक फलन निकालना सीख लेते हैं। तो पूरक फलन के लिए एक टेबल आपको ध्यान रखनी है, वो टेबल मैं बना देता हूँ आपको, और आपको भी यदि और इम्पोर्टेंट है ये टेबल तो आपको साथ साथ में नोट भी करना है। ठीक है, तो पूरक फलन के लिए क्या है? पूरक फलन
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, CF निकालना। क्या बोलते हैं इसको, CF निकालना। तो आपके एग्जाम में हर साल आता है ये पे, या तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है डेढ़ वाले मार्क्स में, और या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का पूरक फलन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें से आपके, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पूरक फलन। इसके लिए एक टेबल आपको ध्यान रखनी है। आपको देखो पता तो चली गया कि मानक रूप किस रूप में होता है, मतलब मानक रूप समीकरण का ये होता है। इसमें से हम PQ R की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस इसी तीनों वैल्यू पर, या आप कहो तो इन दोनों वैल्यू पर, जो P और Q वैल्यू है, इन दोनों पे आपका क्या डिपेंड करता है, पूरक फलन डिपेंड करता है। कैसे, यदि P प्लस QX, मतलब आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, यदि और Q के साथ यदि X का मल्टीप्लाई करें और उन दोनों का यदि ऐड करने पर अपने पास हमको 0 प्राप्त हो रहा हो, क्या करेंगे, हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी और Q की वैल्यू आ जाएगी, और Q में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, X, और उन दोनों को ऐड करने पर यदि 0 मिल रहा है तो उस टाइम जो पूरक फलन होगा वो क्या होगा हमारे पास, X। क्या होगा, पूरक फलन। पूरक फलन को हम यहाँ से y से डिनोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप पिछले वाले मेथड पढ़ोगे इसको सोल्व करने के लिए, तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये कंडीशन बनती है तो पूरक फलन क्या होगा हमारे पास, X। यदि आपके पास ये कंडीशन बनती है 1 + P + Q = 0, मतलब कि P + Q में यदि 1 जोड़ने पर आंसर 0 आ रहा है, तो उस टाइम जो हमारे पास पूरक फलन होगा वो क्या होगा, y = e⁻x। यदि आपके पास 1 - P + Q ये वाली कंडीशन बन रही है और ये दोनों, इसका जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो आपके पास जो पूरक फलन होगा वो क्या होगा, y = e⁻x। एक कंडीशन और है इसमें कि जब आपके पास ये कंडीशन बने m² + MP + Q = 0, यदि आपके पास ये कंडीशन बने तो आपके पास जो पूरक फलन होगा वो क्या होगा, y = e⁻mx। ठीक है ना। ये अब आपके पास कंडीशन बन रही है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन बनती है तो जो कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो इन चारों में से एक आपका क्या हो जाएगा, पूरक फलन। और यदि एग्ज़ाम के पिछले वाले क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है आपके पास, इन तीनों में से एक। अभी तक जो क्वेश्चन आए लगभग उनमें ज़्यादातर बार जो एग्ज़ाम में आपको पूछा गया इन तीनों में से एक, और ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा y = x, जो ये P + QX वाली कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। ठीक है, तो आप इन तीनों कंडीशन को तो बहुत अच्छी तरीके से कर ही लें, और इसको भी आप ध्यान में रखें कि ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये आपका एग्जाम्पल आया हुआ है 2019 के जो पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसमें ये एग्जाम्पल आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि हमको ये इक्वेशन दे दी है और हमको बोला है कि इसका पूरक फलन ज्ञात कीजिए। देखो, पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला मेथड हमारा क्या होता है कि उसको जो समीकरण दे रखी है, ठीक है, उसको क्या चेंज करना है, हमको मानक रूप में चेंज करना है। किस रूप में चेंज करना है, मानक रूप में। ठीक है, सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है या नहीं है। तो बिल्कुल है। देखो, एक जो डिग्री है उसकी 2 है बिल्कुल, मतलब एक तो d2y वाला dx² वाला फंक्शन आ रहा है, एक dy वाला dx वाला फंक्शन भी आ रहा है, और एक y वाला भी आ रहा है, और लास्ट में r की वैल्यू भी हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले इसको मानक रूप में चेंज करना है। मानक रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या होता है कि जो d2y/dx² है उसका कोफिशिएंट क्या बनाओ आप, 1 बना दो। देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अभी क्या है, x + 2। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे देंगे, यानी x + 2 का क्या कर देंगे यहाँ पे भाग देने पर, x + 2 का भाग देने पर यदि इसका हम भाग देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट तो हो जाएगा 1, यानी d2y/dx² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ये माइनस एज इट इज चल रहा है, 2x + 5 / x + 2। ये dy/dx भी हमारा क्या चल रहा है, एज इट इज़, प्लस 2 / x + 2, और साथ में y क्या चल रहा है, मल्टीपल में, और इक्वल में क्या होगा, x + 1 / x + 2 और e⁻x। तो ये हमने चेंज कर लिया इसको मानक रूप, मानक समीकरण में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमको सबसे, देखो CF निकालने के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए, और कौन कौन से चाहिए, P और Q। हमको पता है P क्या होता है, जब हम मानक रूप को देखते हैं। देखो मानक रूप क्या है अपने पास, P होता है हमारा dy/dx का कोफिशिएंट, और Q होता है हमारा y का कोफिशिएंट। ठीक है ना, यही सीखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे देखो dy/dx का कोफिशिएंट कितना है अपने पास, यानी p की वैल्यू हो जाएगी -2x + 5 / x + 2, और यहाँ से q की वैल्यू क्या है हमारे पास कि 2 / x +
2। ठीक है, अब आप इसमें जो तीन अपने पास कंडीशन है, देखो 4 कंडीशन है टोटल अपने पास, p प्लस क्यू एक्स, 1 प्लस पी प्लस क्यू और 1 माइनस पी प्लस क्यू, ये चार और एक अपने पास है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू। 4 कंडीशन में से यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? तो इस एग्जांपल में आप यदि स्टार्टिंग की जो 3 कंडीशन है p प्लस क्यू एक्स, 1 प्लस पी प्लस क्यू और 1 माइनस पी प्लस क्यू, यदि आप तीनों कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई नहीं होगी, मतलब जो इनको सोल्व करने पर अपने पास वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है इस वाले क्वेश्चन में ये हो रही है कि एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, मतलब ये वाली हमको अप्लाई करानी है यहाँ पे। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एम की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? एम की वैल्यू। यदि हम हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा सी एफ आ जाएगा। देखो इसको किस तरह से निकालते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास कि एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये वाली हमारे पास कंडीशन है। देखो एम स्क्वायर को रखना है आपको एज इट इज़, प्लस एम को भी रखना है एज इट इज़। पी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? पी की वैल्यू आई है -2x प्लस 5 और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास? x प्लस 2। ठीक है, प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 2/x प्लस 2 और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास? 0। अब इसको सॉल्व कर दो आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। एम स्क्वायर तो मेरे पास क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। एम स्क्वायर तो मेरे पास एज इट इज़ है। इसमें देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या? जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको आपको कॉमन लेना है। इसको सोल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम x प्लस 2। एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास? x प्लस 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? एम स्क्वायर के साथ। इधर हमारे पास क्या चल रहा है? देखो ये -2x किससे मल्टीप्लाई होगा हमसे? तो -2mx। ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास? -5m और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास? 2 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। जो अपने पास एलसीएम आया, एलसीएम क्या है अपने पास? x प्लस 2, वो कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा? एम स्क्वायर एक्स प्लस 2m स्क्वायर -2mx -5m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक तो इसमें क्या चल रहा है अपने पास? mx और एक इसमें चल रहा है mx, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास? mx। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? m और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? -2। ठीक है, ये वाली टर्म को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2m स्क्वायर वाली टर्म को। इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? -4m और -m ऐसा लिख सकता हूँ। और प्लस में हमारे साथ क्या चल रहा है? 0। तो देखिए mx और m-2 तो मेरा एज इट इज़ है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2m, तो अंदर क्या बचेगा? m-2। ऐसा इसमें -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? m-2 इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? तो m-2 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा? mx प्लस 2m और -1 इक्वल टू 0। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए m की वैल्यू। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इक्वल टू 2। बस यही वैल्यू हमको चाहिए। हमने कंडीशन देखी थी, यदि ये वाली कंडीशन हो तो उस टाइम जो सी एफ लिख लेगा वो क्या होगा हमारे पास? y इक्वल टू ई की पावर m x, यही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? y इक्वल टू ई की पावर m की वैल्यू क्या आ गई? 2 और x मेरा एज इट इज़ है, मतलब यही मेरा क्या है? पूरक फलन। ये मेरे पास क्या आ गया? पूरक फलन। तो इस तरह से हमको पूरक फलन निकालना है। तो ये वाला तो थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो ये भी इजी था, बस इसको सोल्व करना था हमको और m की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी थी। यदि हम m की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हम पूरक फलन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल है जो आपके पिछले वाले पेपर्स में आए, उनको भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारा एग्जाम्पल है जो 2018 में आया हुआ है आपके 1.5 नंबर के क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x। ये आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका पूरक फलन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो क्या करते हैं? समीकरण को मानक रूप में परिवर्तित करते हैं। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करेंगे? हम 1 करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट करने के लिए 1 करने के लिए किसका डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे। तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस
ये क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इनके डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 मेरा एज इट इज चल रहा है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, वाई, और इधर एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्स बचेगा, और ई की पावर एक्स साथ में चल रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, मानक रूप में परिवर्तित हो गई है। फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, y की वैल्यू। y आपको पता, मतलब सॉरी, p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। p और q आपको पता है क्या होता है, जो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, q होता है। क्या है हमारे पास, देखो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1, और इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स। ये तो आ गई हमारे पास p की वैल्यू। फिर हमको चाहिए q की वैल्यू। q की वैल्यू क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास q की वैल्यू होती है। तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा एक्स से तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, और 2 से होगा तो 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये होगा अपने पास। इससे आप मतलब कॉमन भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 वाली। आप इसको देख भी सकते हो करके। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 प्लस 2 बाई एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, देखो क्यू में कॉमन क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है ना। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स, यही बच रहा है। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कराना है आपको, x, तो x का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो क्या आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में जो आपकी सी एफ की वैल्यू होती है, मतलब जो आपका पूरक फलन होता है, वो क्या होता है आपके पास, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरक फलन y इक्वल टू एक्स। तो ये आपको डेढ़ नंबर में आपको छोटा सा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2017 में आया हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक अवकल समीकरण दे रखी है जो द्वितीय कोटि की, आप देख सकते हो मानक रूप से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है, और आपके पास y का फंक्शन है। ठीक है ना, मतलब तीनों आपके पास फंक्शन है। मतलब कौन सी समीकरण हुई है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। इसका आपको क्या निकालना है, पूरक फलन ज्ञात करना है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे, और मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 माइनस एक्स का डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी इसके गुणांक को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका, डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसका कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, -9 माइनस 4x, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, साथ में क्या चल रहा है, dy बाई डी एक्स, प्लस 3 माइनस एक्स, 6 माइनस 3x तो मेरा एज इट इज़ है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, और साथ में क्या चल रहा है, y इक्वल टू 0। ये हमारे पास मानक रूप में द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण आ गई है। अब इसका हमको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, पूरक फलक निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो p की वैल्यू चाहिए, जो क्या होगी, dy बाई डी एक्स का जो गुणांक होता है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, p की। तो -9 माइनस 4x, और डिवाइड में क्या है, 3 माइनस एक्स, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप देखो, जैसे देखोगे एक कंडीशन आपने देखी थी कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये 1 मेरा एज इट इज़ है, प्लस प्लस किसकी वैल्यू लिखनी है हमको, y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9, और ये प्लस हो जाएगा कि प्लस 4x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, और प्लस q, यानी q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, यही है। ये 1 तो एज इट, देखो एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 3 माइनस एक्स आ जाएगा एलसीएम। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स, और इधर क्या चल रहा है, -9 प्लस 4x प्लस 6 माइनस 3x। देखो ऊपर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो 4x तो मेरा एज इट इज़ है, और -x और -3x क्या हो जाएगा, 4x, तो ये तो हो जाएगा 0। 6 और 3 9, और ये -9, तो ये भी कितना हो गया, 0। मतलब आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ गया। मतलब ये वाली कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे जो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होने पर हमारे पास सी एफ की वैल्यू क्या होती है, यानी जो पूरक फलन आता है वो क्या आता है हमारे पास, y इक्वल टू ई की पावर x। तो यहाँ पे जो पूरक फलन है वो क्या है, y इक्वल टू ई की पावर x। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका।
ये जो एग्जांपल है आपके 2016 में पूछा गया है कि ये जो आपको अवकल समीकरण दे रखी है इसका आपको क्या करना है, पूरक फलन ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानक रूप में परिवर्तित करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से मानक रूप में है। देखो मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि d2y/dx² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो यहाँ पे पहले से है। मतलब हमारा काम और आसान हो गया है। अब हमको क्या करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो dy/dx का गुणांक है कितना है कि माइनस कोट x, और q की वैल्यू क्या होगी, जो y का गुणांक है, y का गुणांक क्या है कि ये -1 माइनस कोट x। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि -1 और प्लस कोट x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, p और q की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या चाहिए इसका, अब देखो रिलेशन देखना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसमें देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई होते हुए दिख रही है। देखो दोनों को जब हम प्लस करेंगे, p+qx वाली तो यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकती, कोई दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे वो वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए। थोड़ा और दिमाग लगाओ कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। दो कंडीशन है, देखो इन दोनों में से एक होगी 1 + p + q = 0 और 1 - p + q = 0। इन दोनों में से यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी। अब आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा बहुत। देखो जब हम कोट और कोट तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं प्लस करने पर, अब हमको कैंसिल क्या करना है, -1 को, और -1 को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, +1 चाहिए। मतलब हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली। तो अप्लाई करके देख लेते हैं हम कि 1 एज इट इज़ है मेरा, प्लस q यानी माइनस कोट x और प्लस p यानी तो माइनस कोट x और प्लस q मतलब कि -1 और प्लस कोट x। कोट से कोट कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। क्या आ गया हमारे पास, 0। मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसकी CF की वैल्यू यानी जो पूरक फलन की वैल्यू क्या होगी, y = e⁻x। तो इस तरह से हमने 2018 का एग्जाम्पल देखा, 2019 का भी देखा, 2017 और 2016, इस तरह से 4 एग्जाम्पल देखे। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि CF यानी पूरक फलन का मान किस तरह से निकालते। बहुत आसान है, आपको केवल वो 4 कंडीशन ध्यान में रखनी है और हर साल इसका एक क्वेश्चन फिक्स है 1.5 नंबर में। तो ये तो हमारे बात हुई पूरक फलन की। अब हम चलते हैं, हमारा जो बड़ा क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर में कि प्राचल विचरण विधि से एक द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो वो वाला मेथड हम सीखते हैं। देखो अब हमको सीखने जा रहे हैं प्राचल विचरण विधि से हमको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। देखो द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारे अलग मेथड भी है, मतलब आपके इस चैप्टर में और सारे अलग मेथड भी है, तो आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है कि इसको प्राचल विचरण विधि से ही हल कीजिए, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे कि और मेथड क्या है, वो अलग अलग मेथड है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है, सब आपस में संबंध रखते हैं। लेकिन हमें अभी केवल प्राचल विचरण विधि सीखना है। तो आप ये ध्यान रखें कि इसको बहुत ध्यान से समझिए। टोटल 6 एग्जाम्पल है, तो उनको 6 को एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर ले, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एग्जाम्पल से ही सीखेंगे कि कैसे क्या मेथड है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखिए और मेरे साथ साथ नोट करते जाए और प्लस एक बार उसका रिवाइज कर ले। एग्जाम्पल है अपने पास d2y/dx² + a² y = sec ax, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें dy/dx वाली टर्म नहीं है, तो ये अपने पास द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास इसमें ये वाली टर्म है ना कि d2y/dx² वाली, ये वाली टर्म तो होनी चाहिए। यदि ये वाली टर्म है तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक द्वितीय रैखिक कोटि के अवकल समीकरण है। लेकिन ये हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए कि 2 बार जो अवकलन होने वाली जो टर्म है ये होनी ही चाहिए, क्योंकि नाम ही क्या है समीकरण का कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, यानी द्वितीय कोटि यानी घात कितनी होनी चाहिए, 2 बार, मतलब 2 बार अवकलित समीकरण। यह आपका कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग प्रोसेस करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे। पिछले वाले मेथड में सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यू को कंसीडर करते थे। जो भी बाकी के मेथड है उनमें सोल्व करने के लिए P, Q और R जो तीनों वैल्यूज़ है उनको हम कंसीडर करते थे। लेकिन इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले R = क्या लेंगे हम, 0, मतलब R की वैल्यू को क्या लेंगे, 0 लेंगे और इस इक्वेशन को हम एक बार सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसका जो मेन प्राचल विचरण विधि है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप ध्यान से देखते जाए मेथड, आपको अभी हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है कि इसको मानक रूप में परिवर्तित करना है, जो ये पहले से मानक रूप में परिवर्तित ही है। फिर आपको क्या लेना है, यहाँ पे R = 0।
क्या करेंगे यहाँ पे r इक्वल टू 0 लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए आपको r की वैल्यू 0 लेनी है। ये कर दिया आपने तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई अब, d2y/dx² प्लस a² इक्वल टू 0। क्या हो गया आपके पास, d2y/dx² प्लस a² इक्वल टू 0, मतलब कि r की वैल्यू आपने क्या ले ली, 0। बस ये चीज़ आपने कर दी। अब इसको सोल्व करना है पहले आपको, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि d की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे d/dx को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल D। d/dx को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल D, मतलब d/dx को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल D। तो देखो ये कितने बार अवकलन हो रहा है, इसका 2 बार अवकलन हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d का स्क्वायर। जितनी बार अवकलन हो रहा है उतना अपन इस मतलब उसके ऊपर पावर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आप सब चीज़ें सीखोगे, कितने पिछले वाले मेथडों में सब चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन अब उनको सारों को सीख कर अपन ये वाले क्वेश्चन करने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और आपके भी कन्फ्यूजन वाली स्टेट आएगी। तो आपको अभी केवल क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी बार इसका dy/dx का जितनी बार y का अवकलन हो रहा है उतनी ऊपर क्या लगानी है आपको, पावर। तो 2 बार अवकलन हो रहा है तो पावर कितनी हो गई, 2 प्लस, और साथ में क्या चल रहा है, y। ये हो रहा है ना, कुल मिला के यहाँ पे यही है। देखो ये d/dx को हमने d लिखा, तो d2/dx² को क्या लिखेंगे हम, d²। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी और साथ में y चल ही रहा है, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे पास, a² इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि d² प्लस a² तो साथ में है, और कॉमन क्या आ गया अपने पास, y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सहायक समीकरण लेते हैं। क्या लेते हैं, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, डी को क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको सहायक समीकरण में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, m² प्लस a² इक्वल टू 0। इसको किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से m² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -a²। क्या हो जाएगी, -a²। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या लिखेंगे, कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस a आयोटा। आयोटा क्यों आया, क्योंकि रूट में क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई, और क्या वैल्यू आई है अपने पास, प्लस माइनस a आयोटा। ये जो m की वैल्यू आई है ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे हम क्या निकालेंगे, समीकरण का हल। कैसे निकालेंगे, जब भी वैल्यू m की वैल्यू आयोटा में आ जाती है, जब भी m की वैल्यू आयोटा में आए तो उस टाइम जो समीकरण का हल होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू c1 कोस ax प्लस c2 साइन ax। मतलब दो कांस्टेंट लेते हैं इसमें, एक तो c1 लेते हैं और एक c2 लेते हैं। एक बार उसके साथ क्या आता है, कोस ax। a क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितनी थी वैल्यू, a। और एक बार क्या लेते हैं, साइन ax। तो ये हमारा हल रहता है उस वक्त। जब भी हम इस प्रकार सहायक समीकरण बनाएं, उस वक्त यदि m की वैल्यू आयोटा में आ जाती है, आयोटा के साथ आ जाती है, तो इस तरह समीकरण का हल क्या रहता है हमारे पास, y इक्वल टू c1 कोस ax प्लस c2 साइन ax। ये तो हमारा बेसिक काम हुआ जो हमने पिछले वाले मेथड में हमको सीखना था, या जो पिछले वाले मेथड में हमने यूज़ लिया था। अब हमारा स्टार्ट होता है प्राचल विचरण विधि वाला, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, y इक्वल टू c1, इसको हम क्या मान लेंगे, u, और इसको हम क्या मान लेंगे, v। मतलब कि c1 के साथ वाली टर्म को तो क्या मान लेंगे, u, और इसके साथ c2 के साथ वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे, v। यानी u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, cos ax, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, sin ax। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास, कौन कौन सी आई है, एक तो u की वैल्यू आ गई है cos ax, और एक v की वैल्यू आ गई है sin ax। u की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, cos ax, और v की वैल्यू हमारे पास आ गई है sin ax। और जो c1 और c2 इनको हमको क्या मानना है कि y इक्वल टू c1 को मैं मान लूँगा a, और साथ में क्या चल रहा है u, और c2 को मैं क्या मान लूँगा b, और साथ में क्या चल रहा है v। तो हमको क्या करना है, c1 और c2 को तो किससे प्रतिस्थापित करना है, a और b से, ठीक है। और उनके साथ में हमको क्या चाहिए, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की, और ये किसकी वैल्यू मान ली मैंने, इसको किससे प्रतिस्थापित कर दिया, v से। आपको क्या करना है कि आपको a और b, देखो u और v की वैल्यू पहले से है हमारे पास, cos ax और sin ax, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमको हमारा पर्पज़ ये सीधा सा है कि c1 और c2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको c1 और c2 को हमने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, a और b से कर दिया। हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम है प्राचल विचरण विधि में। ये वैल्यूज़ निकाल को आपको क्या पुट करनी है, c1 और c2 की जगह पुट करनी है, और ये आपका जो हल आएगा वही क्या रहेगा, हमारा समीकरण का हल। और कौन सी विधि से निकाला हमने, प्राचल विचरण विधि से। तो देखो अब हमको क्या ज्ञात करना है, a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं।
ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन समाकलन माइनस वी आर डिवाइड बाय यू वी डैश माइनस वी यू डैश और साथ में क्या चलता है डी एक्स। ये तो किसका फॉर्मूला होता है अपने पास ए का। और जो बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास कि बी इक्वल टू यू आर मतलब डिवाइड बाय यू वी डैश माइनस वी यू डैश और साथ में क्या चलेगा डी एक्स। तो ये किसके फॉर्मूले हो गए अपने पास ए और बी वैल्यू फाइंड करने के लिए। दोनों को क्या करना है हमको दोनों की वैल्यू निकाल के उसका क्या करना है समाकलन करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है हर में यू वी डैश माइनस वी यू डैश और दोनों में ये वाली चीज़ इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं नीचे वाली। क्या फाइंड करनी है आपको कि यू वी डैश माइनस वी यू डैश। देखो डैश का मतलब क्या हो रहा है डैश का मतलब कि वी का एक बार अवकलन और यू का एक बार अवकलन दो डबल डैश लगे तो दो बार अवकलन समझ गए। तो डैश का मतलब क्या है यहाँ पे अवकलन से है ठीक है ना। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है कोस ए एक्स ये कोस ए एक्स एज इट इज़ है ठीक है मल्टीप्लाई वी डैश यानी वी का एक बार अवकलन तो साइन का एक बार अवकलन करें तो क्या आएगा अपने पास कोस ए एक्स और ए एक्स का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ए माइनस वी की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन ए एक्स और यू डैश की वैल्यू अपने पास क्या है मतलब कोस ए एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो क्या आएगा कोस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा ए। देखो इधर क्या चल रहा है अपने पास ए और कोस ए एक्स और कोस एक्स कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए एक्स। इधर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस और ए साथ में चल रहा है और साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए कॉमन आ रहा है और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास यू वी डैश माइनस वी यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास ए। ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास ए की मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास ए की। अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू। तो आपके पास ए का फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस वी आर डिवाइड बाय यू वी डैश माइनस वी यू डैश और उसके साथ में डी एक्स। तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन मेरा एज इट इज़ है ये माइनस एज इट इज़ है वी की वैल्यू क्या आई थी वी की वैल्यू हमारे पास आई थी साइन ए एक्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी वी की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी लेनी है। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको जीरो नहीं लेनी आपको आर की वैल्यू केवल जीरो कहाँ लेनी थी आपको स्टार्टिंग में लेनी थी। यहाँ पे आर की वैल्यू जो आपकी एज इट इज़ है जो आपकी क्वेश्चन दे रखा है जो आपको अवकल समीकरण दे रखी है उसमें जो आर की वैल्यू है वही आपको यहाँ पे यूज़ लेनी है। तो देखो सब देख लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि जो आपके वैल्यूज़ है वो क्या है आपके पास। देखो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास जो लास्ट में कांस्टेंट रहता है वही रहते हैं अपने आर की वैल्यू सेक ए एक्स। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे लिख देते हैं आर की वैल्यू हमारे पास है सेक ए एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक ए एक्स डिवाइड में देखो यू वी डैश माइनस वी यू डैश इसकी क्या वैल्यू आई थी अभी ए तो ये हमने ए लिख दिया और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स ठीक है। ये माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया ये साइन एक्स मेरे साथ चल रहा है। देखो ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको भी मैं क्या बाहर निकाल लूँगा सेक ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कोस ए एक्स और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। तो -1 ए मेरे साथ में साइन और कोस कितना हो जाएगा टेन ए एक्स और क्या चल रहा है साथ में डी एक्स है। टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है -1 ए तो मेरा एज इट इज़ है लॉग कोस ए एक्स और वो भी किस में आता है माइनस में और इसके साथ में क्या चलेगा हमारा प्लस कोई कांस्टेंट चलेगा और कोई कांस्टेंट अपन ने देखो C1 और C2 पहले से ले लिए तो इस बार क्या ले लो आप C3 हो गया आपके पास। और ये देखो इसका क्या होगा लो कोस ए एक्स का मतलब टेन ए एक्स का करेंगे तो इसमें इसके साथ में भी क्या चल रहा है हमारा ए चल रहा है तो इसके डिवाइड में भी क्या आएगा ए। तो ये ए कितना हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साथ में क्या चल रहा है लॉग कोस ए एक्स और प्लस C3 ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू चाहिए। बी का फॉर्मूला क्या होता है यू
आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला। यू की वैल्यू निकलो क्या होती है, कोस ए एक्स मल्टीप्लाई सेक ए एक्स, आर की वैल्यू यही आई थी, और डिवाइड में क्या चल रहा है ए, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। तो 1/a तो मेरा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। cos एक्स मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 dx। तो 1/a तो मेरे पास एज इट इज़ है, इसका करेंगे तो कितना आएगी अपने पास वैल्यू, x आ जाएगी, और प्लस में कोई कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे C4। मतलब क्या वैल्यू आ गई है x/a प्लस C4, ये किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, b की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए हमारे पास यहाँ पे टोटल हल चाहिए मुझे, तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ए और बी की वैल्यू आई है, मुझे क्या चाहिए हल। तो देखो हल के लिए अपन ने लास्ट में क्या किया था कि y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये अपना क्या है हल है। इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इसको भी हम साथ में रख लेते हैं कि हमारे पास क्या चाहिए ए यू प्लस बी वी, हल क्या चाहिए हमको y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/a² log cos ax प्लस C3, ये वैल्यू क्या पुट कर दो 1/a² log cos ax प्लस C3, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है u, और u की क्या वैल्यू थी अपने पास cos ax, प्लस b की वैल्यू क्या है ये x डिवाइड बाई a प्लस C4, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है v, और v की वैल्यू क्या थी sin ax, और ये आपका क्या है हल हो गया समीकरण का हल। और कौन सी विधि से हो गया आपके पास, प्राचल विचरण विधि से। तो इस तरह से प्राचल विचरण विधि में हमको क्या करना है स्टार्टिंग में, तो कि आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें r बराबर 0 लेकर आपको क्या करना है, उसको एक बार सॉल्व करना है r बराबर 0 लेकर, और इस तरह से आपको एक इक्वेशन बना लेनी है कि दो चर, ये दो कांस्टेंट वाली C1 और C2 वाली, एक बार इस तरह से आपको r बराबर 0 लेकर हल ज्ञात कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो C1 और C2 है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको आपको a और b से प्रतिस्थापित करना है, और फिर और a और b के आपके फॉर्मूले लगाकर, ये दोनों फॉर्मूले लगाकर आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और वापस इसमें पुट कर देनी है। तो इससे जो आपका हल मिलेगा वो आपका समीकरण का हल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है कि x² d2y अपॉन dx² माइनस 2x 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई और इक्वल टू x³। सीधा सा सिंपल सा है कि एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण दे रखी है हमको, इसका क्या करना है हल ज्ञात करना है, और कौन से मेथड से करना है, प्राचल विचरण विधि से। मैं लिख देता हूँ एक बार कि प्राचल विचरण विधि से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्राचल विचरण। बाकी बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसका हर साल फिक्स है, आप पिछले वाले पेपर उठा के देख सकते हो। तो देखो प्राचल विचरण विधि, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला मेथड क्या होना चाहिए हमारा कि इसको जो भी समीकरण है उसको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है आपको, मानक रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, पहला मेथड क्या होगा इसका, मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए इस x² को हटाना पड़ेगा, और इसमें किसका डिवाइड दे देंगे, तो हम x² का डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देंगे तो क्या आएगी इक्वेशन d2y अपॉन dx² माइनस, देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/x और 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2/x², 1 प्लस एक्स वाई, और x³ में डिवाइड होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x। तो ये कौन सी समीकरण हो गई अपने पास, मानक रूप में परिवर्तित हो गई ये समीकरण। इसके बाद क्या करते हैं हम कि r बराबर 0 लेकर समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले एग्जाम्पल, मतलब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, कौन सी dy बाई डी एक्स वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, तो हमने उसको क्या कर लिया था, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन r बराबर 0 लेके हमने निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म भी है। तो जो प्राचल विचरण विधि है, इस बात को ध्यान से सुनना आप कि जो प्राचल विचरण विधि है उसमें जो ए और बी वाला जो प्रोसेस है वो तो सब क्वेश्चन में, जो सारे एग्जांपल है सारे क्वेश्चन है उनमें सारा सेम है कि वो वाला प्रोसेस तो होना ही है। लेकिन उससे पहले आपको वो वैल्यू वाई की जो सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब C1 और C2 के टर्म में आपको वो सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका उसका प्रोसेस हर क्वेश्चन का जरूर अलग हो सकता है, और वो बिल्कुल है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सहायक समीकरण लेके
वो हल ज्ञात किया था r बराबर 0 लेकर, लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा अलग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है ये आपको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 3 ही प्रोसेस है, जो एक हमने सीख लिया है सीधा सिंपल सा, एक अभी सीखने इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे और एक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सीखेंगे, और बाकी ये जो 3 एग्जाम्पल है वो इन्हीं मेथड से हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखना। ये जो समीकरण है इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे CF निकालो, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा अभी तक। CF निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF यानी पूरक फलन। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरक फलन निकालना पड़ेगा। पूरक फलन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले P की वैल्यू निकाल लो, क्या है -2/x 1 + x, और Q की वैल्यू क्या है आपके पास 2/x² और 1 + x। दो वैल्यूज़ है आपके पास। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप ध्यान से देखोगे तो P + QX = 0, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो CF की वैल्यू आपके पास क्या आती है, X, क्या आती है आपके पास, X आती है, ठीक है ना। उसको मैं अभी क्या मान रहा हूँ, X को किसके बराबर मान रहा हूँ, U के बराबर। ऐसा क्यों है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस वाले मेथड से जब हम समीकरण को हल करते हैं तो उसका जो हल होता है वो किसके बराबर होता है, y = u v के बराबर। किसके बराबर होता है, ये समीकरण का हल है। क्या है, समीकरण का हल, जो किसके बराबर होता है, y = u v के बराबर। तो u की वैल्यू क्या होती है, जो हमने CF निकाला है वही हमारे पास क्या होती है, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x, मतलब जो पूरक फलन निकाला है वही हमारे पास किसकी वैल्यू है, u की। अब हमको और किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पहले v की वैल्यू। तो v की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो उसको ध्यान से समझना आप। फॉर्मूला है एक v के लिए, क्या फॉर्मूला है, d2v/dx² प्लस 2/u du/dx प्लस p, और मल्टीप्लाई में dv/dx = 0। मतलब यहाँ पे भी हमको क्या लेना है, r = 0 ही लेना है। v के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम CF निकालेंगे, d2v/dx² प्लस 2/u du/dx और प्लस p dv/dx = 0। ये हमको किसके लिए लगाना है फॉर्मूला, v के लिए। d2v/dx² मेरा एज इट इज़ है, प्लस 2/u की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, x आई है, मतलब जो CF आया है ये x, du/dx मतलब u का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस p की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2/x 1 + x, और साथ में क्या चल रहा है, dy/dx, और इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास 0। d2v/dx² तो मेरा एज इट इज़ है, प्लस देखो 2/x एज इट इज़ है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2/x, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा -2, और साथ में क्या चल रहा है, dv/dx = 0। तो ये d2v/dx², ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो क्या बचा -2 dv/dx = 0। अब देखो ये वाली वही टर्म बन गई है, अपन सिंपल सी हम यहाँ पे कौन सी समीकरण लगा सकते हैं, देखो d2/dx² को हम क्या लिखते हैं, d2 मतलब d², और साथ में क्या चल रहा है v, माइनस ये 2 मेरा एज इट इज़ है, 2d मतलब dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, d, और साथ में क्या चल रहा है v = 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, एक मतलब v कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, d² - 2d = 0। बस ये वाली टर्म वही बन गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, सहायक समीकरण ले लेंगे। सहायक समीकरण में हम क्या करते हैं, डी को किसके बराबर ले लेते हैं, m के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² - 2m = 0। तो m की दो वैल्यूज़ आ जाएगी, कॉमन क्या आ रहा है m, तो m - 2 = 0। एक m की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास 0, और एक m की वैल्यू क्या आ गई है +2। कितनी वैल्यू आ गई है, +2। तो इस तरह से m की कितनी वैल्यू चाहिए, हमको दो वैल्यू चाहिए जो हमको मिल गई है। इसका हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे v की वैल्यू निकलेगी, क्या होगी v की वैल्यू, एक बार जब वैल्यू 0 आ जाए, देखो आयोटा वाला आ जाए तो उसमें हमको कैसे लेना था कि c1 cos ax प्लस c2 sin ax, मतलब जो भी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस तरह से लेना था। लेकिन यहाँ पे सारी रियल वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, c1 के साथ हमको क्या लेना, e की पावर, और पावर में क्या लेना आपको, जो वैल्यू आई है, कि यहाँ पे 0 वैल्यू आई तो 0x प्लस c2, यहाँ पे क्या वैल्यू है आपके पास 2, तो कितना हो जाएगा 2x, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा c1, इसकी वैल्यू 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास c2 e की पावर 2x। तो ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, v की वैल्यू। हमको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, सॉल्यूशन क्या होता है uv,
u की वैल्यू क्या आई थी आपके पास x, और v की वैल्यू आपके पास c1 प्लस c2 ई की पावर 2x। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की। तो y इक्वल टू c1x प्लस c2x ई की पावर 2x। तो मिल गई आपको वही जो आपको चाहिए, क्या, y इक्वल टू c1x प्लस c2x ई की पावर 2x। ये c1 को तो किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, a से, c2 को किससे कर देंगे, b से, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी u, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी v। तो इस तरह से चारों वैल्यूज़ अपने पास आ गई है। तो प्राचल विचरण विधि में क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे जो लास्ट में जो हल आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वही एक्चुअल में समीकरण का हल है। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या निकालना, देखो u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है और v की क्या आई है, वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। तो देखो क्या वैल्यू आई है अपने पास, u की वैल्यू आपके पास x और v की वैल्यू x ई की पावर 2x। तो ये वैल्यूज़ है जिसको आप लिख लो पहले कि u इक्वल टू तो आपके पास आया है x और v इक्वल टू आपके पास आया है कि x ई की पावर 2x। और एक चीज़ और आपको चाहिए r, जो आपको अभी फॉर्मूले में अप्लाई करनी होगी। तो फॉर्मूले में देखो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू कौन सी लेनी है, जब समीकरण को हम मानक रूप में परिवर्तित करने के बाद जो r की वैल्यू आ रही है उसी को हमको यहाँ पे यूज़ लेना है। तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास यहाँ पे x, तो r की वैल्यू भी अपने पास क्या हो जाएगी x। बस ये तीन चीज़ें चाहिए थी हमको, जो हमने यूज़ ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या निकालेंगे सबसे पहले, a की वैल्यू, a क्या होता है हमारे पास, माइनस वी आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश, और साथ में क्या चल रहा है dx। लेकिन एक चीज़ हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी कि यू वी डैश माइनस वी यू डैश, इसको ये दोनों में कॉमन है, ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यू वी डैश माइनस वी यू डैश, u की वैल्यू x, v डैश, यानी इसका अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, x इंटू ई की पावर 2x, मतलब आइलेट विधि से करेंगे। अरे आइलेट तो किस में लगती है आपके पास, इंटीग्रेशन में लगती है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो। ये देखो इसका अवकलन करेंगे, दो मल्टीपल वाला अवकलन, एक को छोड़ा एक का किया, एक को छोड़ा एक का किया। तो x को यदि मैं छोड़ता हूँ तो इसका अवकलन क्या होगा, 2 ई की पावर 2x प्लस एक बार ई की पावर 2x को छोड़ा तो इसका कितना होगा 1, माइनस v की वैल्यू क्या है x ई की पावर 2x, और u डैश यानी इसका कितने बार होगा, एक बार करेंगे तो 1। ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, और साथ में क्या चल रहा है 2। ये देखो इसके साथ होगा तो प्लस x ई की पावर 2x और माइनस x ई की पावर 2x, ये दोनों कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर ई की पावर 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई, u v डैश माइनस v u डैश की वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। बस अब तो आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, आसान हो गया। अब तो ए की वैल्यू निकाली तो माइनस एज इट इज़ है, वी की वैल्यू है एक्स ई की पावर 2x, आर की वैल्यू क्या है जो अभी हमने देखा था, क्या है एक्स। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास एक्स, और डिवाइड यू वी डैश माइनस वी यू डैश की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास 2x स्क्वायर ई की पावर 2x, और साथ में क्या चल रहा है dx। देखो 2x मतलब ई की पावर 2x, ई की पावर 2x दोनों कैंसिल है, इस x से ये स्क्वायर कैंसिल है, ठीक है ना, और एक और x चल रहा है तो इससे ये कैंसिल है। तो अपने पास बचा क्या, -1/2, ऊपर कुछ नहीं बता तो 1 dx। तो क्या आएगा देखो -1/2 तो मेरा एज इट इज़ है, 1 का करेंगे तो क्या आएगा x, और साथ में कोई भी कांस्टेंट है तो वो क्या ले लेंगे हम c3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा सा। फॉर्मूला क्या होता है, यू आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश, और साथ में क्या चल रहा है dx। u की वैल्यू हमारे पास क्या है x और r की वैल्यू भी क्या है हमारे पास x। यू वी डैश माइनस वी यू डैश, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2x स्क्वायर ई की पावर 2x, और साथ में क्या चल रहा है dx। तो ये एक्स स्क्वायर से तो ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 चल रहा है तो ये तो आ जाएगा बाहर, और जब ई की पावर 2x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा माइनस ई की पावर 2x, और साथ में क्या चल रहा है अपने पास dx। ई की पावर -2x का समाकलन क्या होता है कि 1/2 तो मेरा एज इट इज़ है, इसका समाकलन क्या होगा यही होगा, साथ में क्या चल रहा है माइनस चल रहा है तो माइनस आ जाएगा, और जो इसके साथ एक्स के साथ जो मल्टीपल में चलता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में, मतलब 2 कहाँ आ जाएगा अपने पास नीचे, और ये क्या, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास c4 मतलब कोई कांस्टेंट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास b की वैल्यू। हमको क्या चाहिए टोटल पूर्ण हल चाहिए। पूर्ण हल के लिए क्या करेंगे,
पूर्ण हल क्या होता है? पूर्ण हल y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, यही होता है। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1/2x और प्लस c3, यानी -1/2x प्लस c3 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? u, और u की वैल्यू क्या आई थी? x, प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास? 1/2 माइनस e की पावर -2x डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या चल रहा है? c4 और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है अपने पास? v, और v की वैल्यू क्या आई थी अपने पास? x e की पावर 2x। तो ये क्या आ गया अपने पास? पूर्ण हल आ गया। कौन सी विधि से आ गया? प्राचल विचरण विधि से। तो प्राचल विचरण विधि को सोल्व करने का सीधा सा तरीका क्या है? जो भी समीकरण पहले दे रखी है उसको आप हल करो, उसमें आप ए और ये मतलब C1 और C2 की फॉर्म में उसको लेके आ जाओ। फिर हमको क्या करना है? C1 और C2 को प्रतिस्थापित करना है ए और बी से, और फिर हमको फॉर्मूले लगाने हैं ए और बी के, उनसे वैल्यू निकालनी है और उनको वापस अप्लाई इसमें पुट कर देने हैं फॉर्मूले इस वाले हल में। तो जो लास्ट में जो हल मिलेगा वही हमारे पास समीकरण का पूर्ण हल होगा। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है हमारा एग्जाम्पल? कि एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। मतलब इसको भी हमको किससे सोल्व करना है? प्राचल विचरण विधि से। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं? मानक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो पहला प्रोसेस है हमारा मानक रूप में। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमको क्या बनाना है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 1 बनाना है। तो भाग दूंगा तो क्या आएगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1/x स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है? y, और यहाँ पे क्या बचेगा? e की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है? मानक रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, अब इसको कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? फर्स्ट वाले मेथड में तो सीधा सा हमने सहायक समीकरण निकाली थी। सेकंड वाले मेथड में, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले CF निकाला, फिर V के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें अपन मानक रूप में नहीं परिवर्तित कर रहे हैं, उससे पहले भी एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है, तो आप उसको ध्यान से देख ले पहले। कि एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इस चीज़ में क्या देखो, इसका 2 बार अवकलन हो रहा है तो इसके साथ वाली टर्म में क्या हो रहा है? स्क्वायर चल रहा है। इसका 1 बार अवकलन हो रहा है तो इसकी पावर क्या चल रही है? 1। इसका एक भी बार अवकलन नहीं हो रहा है तो पावर क्या चल रही है? एक्स की 0। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की जो समीकरणें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समघात। क्या है ये? समघात अवकल समीकरण। कौन सी समीकरण बोलते हैं इनको? समघात अवकल समीकरण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उतनी बार उसके साथ एक्स वाली टर्म उतनी उसके पावर साथ में चल रही है। 2 बार अवकलन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, 1 बार अवकलन हो रहा है तो क्या चल रहा है? साथ में एक्स चल रहा है, और एक भी बार अवकलन नहीं हो रहा है तो एक्स बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरह की जो समीकरणें होती है इनको हम क्या बोलते हैं? समघात अवकल समीकरण। और इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम क्या क्या मानते हैं? इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका है, तो आप ध्यान से समझिए क्या करना है। यहाँ पे x बराबर तो हमको क्या लिखना है? e की पावर z। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू ई की पावर z। और यहाँ पे जो कैपिटल D लिखेंगे किसकी जगह? d बाई डी एक्स की जगह। ये तो हमने पहले भी सीखा है कि ये d बाई डी एक्स की जगह तो क्या लिखेंगे हम? कैपिटल D, और x की जगह हम क्या लिखेंगे? e की पावर z। देखो अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन, हमको डायरेक्ट इसी को सोल्व करना है। ठीक है, ये हमने क्यों निकाली ये आपको बाद में पता चलेगा कि मानक रूप में हमने परिवर्तित क्यों की। अभी आपको इसको सोल्व करना है डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स, मतलब इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमको इस पर ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम डी माइनस 1। 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो उस वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे? डी माइनस 1, और साथ में क्या चल रहा है? y, प्लस 1 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? d, और साथ में क्या चल रहा है? y, और इधर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये y एज इट इज़ है। और इक्वल में हमको r क्या लेना है? 0, क्योंकि हम प्राचल विचरण विधि में r बराबर क्या लेते हैं? 0 लेने पर। ये चीज़ आई समझ में? ये केवल समघात के लिए ही है, और किसी मेथड में ये वाली चीज़ यूज़ नहीं होगी। तो आपको ये कौन सा मेथड सिखाया जा रहा है? जब समीकरण कौन सी हो? समघात अवकल समीकरण हो। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन आपके इन 6 एग्जाम्पल में से, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो इसको तो हम क्या लिखा? डबल डिफ्रेंशिएशन को तो हमने क्या लिखा? डी माइनस 1। सिंगल डिफ्रेंशिएशन को लिखा d, और कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़ हमने वो संख्या लिख ली। और r की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 0। इसको अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में y कॉमन आ रहा है। d इंटू डी स्क्वायर माइनस डी, और ये प्लस डी और माइनस 1।
और इक्वल में क्या चल रहा है 0। डी से डी हमारा कैंसिल, तो क्या बचा डी स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब वही चीज़ आ गई अपने पास, क्या ले लेंगे यहाँ से सहायक समीकरण। क्या ले लेंगे हम सहायक समीकरण, और सहायक समीकरण में हम क्या करते हैं डी इक्वल टू क्या रखते हैं एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो प्लस माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है एम की वैल्यू। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे वाई इक्वल टू C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर, क्योंकि एक बार -1 पावर भी है तो माइनस एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है ई की पावर एक्स नहीं लेकर हम क्या लेंगे यहाँ पे ई की पावर एक्स नहीं लेकर यहाँ पे हम क्या लेंगे ई की पावर जेड। ये आपको ध्यान रखना है समघात में क्या लेना है आपको कि ई की पावर एक्स नहीं लेकर यहाँ पे क्या लेना है ई की पावर जेड लेना है, ठीक है ना। और अब देखो C1 मेरा एज इट इज़ है, मैंने क्या माना था कि x इक्वल टू क्या माना था ई की पावर जेड। ये लेकर ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स नहीं लेकर क्या लेंगे ई की पावर जेड। तो ई की पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस जेड, मतलब इसको मैं नीचे लेके आऊँगा यानी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर माइनस जेड। ये होगा सॉरी ई की पावर माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी 1/x। ई की पावर जेड की वैल्यू x हो गई, तो ई की पावर माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो ये हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। तो क्या था हमारे पास समीकरण कौन सी थी, तो ये आपके फिक्स है एग्जांपल के आपके उदाहरण में से ही आने हैं, और नहीं भी आए तो भी आपको ये चीज़ समझनी है कि इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x की टर्म भी उतना ही उसके ऊपर पावर चल रही है, यहाँ पे सिंगल हो रहा है तो उसके ऊपर पावर भी 1 ही चल रही है। तो ये कौन सी समीकरण हो गई समघात अवकल समीकरण, ठीक है, मतलब दोनों की घात क्या है बराबर चल रही है, ठीक है। अब क्या हो गई अपने पास, मतलब क्या अवकलन की घात और उसके साथ जो x की घात है वो दोनों बराबर चलनी चाहिए। तो ये समघात अवकल समीकरण हो गए। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप x को क्या मान लो ई की पावर जेड, और यहाँ पे ये d की जगह हमको मतलब d/dx की जगह क्या मानना है कैपिटल D। तो और r बराबर तो 0 लेना है, ये हमको पता है, प्राचल विचरण विधि में हर जगह r बराबर 0 हमको लेना ही है जब हम स्टार्टिंग में इक्वेशन सोल्व करें। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म उसको हम क्या लिखते हैं d/-1 और साथ में क्या चल रहा है y, सिंगल वाली को d लिख रहे हैं और साथ में क्या चल रहा है y, और लास्ट में क्या चल रहा है हमारे पास y, कॉमन आ रहा है y, ये चीज़ हमको मिल रही है। और इसके बाद तो हम जानते हैं सहायक समीकरण लेते हैं, सहायक समीकरण में क्या करते हैं d को क्या मान लेते हैं m, तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 वैल्यू जब आती है ये क्योंकि रियल वैल्यू है तो सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू C1 ई की पावर, ऐसे लेते हैं हम सॉल्यूशन, क्या लेते हैं कि y इक्वल टू C1 ई की पावर mx प्लस C2 ई की पावर mx, ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा तो यहाँ पे क्या है m की वैल्यू एक बार 1 आई तो 1 आ गया यहाँ पे, और एक बार -1 आई तो माइनस जेड आ गया। अब यहाँ पे x नहीं लेके हमको जेड लेना है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने जेड ले लिया यहाँ पे, तो ई की पावर जेड को क्या माना था मैंने x, और ई की पावर माइनस जेड क्या होगा 1/x। तो ये किसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास इस समीकरण का, जब हमने r बराबर 0 लिया। अब हमको कौन सी विधि लगानी है यहाँ पे प्राचल विचरण विधि। तो यहाँ पे देखो इसको किससे प्रतिस्थापित कर देंगे a से, इसको किससे कर देंगे b से, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास x, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो निकाल लो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे a और b की वैल्यू। उसके लिए सबसे पहले हम दोनों में एक कॉमन चीज़ आती है, वो क्या होती है u v डैश माइनस v u डैश, इसको निकाल लेते हैं। u की वैल्यू क्या है अपने पास x है, v डैश मतलब इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा इसका अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमारा फॉर्मूला का, ये माइनस v की वैल्यू 1/x, और u का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये तो कितना बचा -1/x, और ये भी कितना है -1/x, यानी वैल्यू क्या आ गई अपने पास -2/x। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई u v डैश माइनस v u डैश की वैल्यू। अब हम निकालते हैं a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a और b की वैल्यू निकालने का, फॉर्मूला a का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इंटीग्रेशन माइनस वी आर डिवाइड बाई u v डैश माइनस v u डैश, और साथ में क्या चल रहा है dx। ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है। v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/x, r की वैल्यू क्या आई थी। अब देखो r की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे r की कौन सी वैल्यू हम लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि यहाँ पे r की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे।
तो आर की पी क्यू आर तीनों में से कोई भी वैल्यू लेनी हो तो कब लेते हैं हम, जब उसको हम मानक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कब लेते हैं हम, जब हम उसको मानक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो आर की वैल्यू के लिए हमारे पास जब आर की वैल्यू कौन सी होगी, जब ये मानक रूप में परिवर्तित हो चुकी होगी। तो उस टाइम आर की वैल्यू क्या है अपने पास, ई की पावर एक्स। तो गलती से हम कई बार ये वाली वैल्यू ले लेते हैं जल्दबाजी में, तो वो हमारे पास गलती हो जाती है। तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, ई की पावर एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं। डिवाइड में क्या चल रहा है, देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, अभी देखा हमने कि -2 डिवाइड बाई एक्स, साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। ये इक्वल में माइनस से माइनस मेरा कैंसिल है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास यहाँ पे, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, देखो 1/2 ई की पावर एक्स डी एक्स, ये बचेगा अपने पास। इसका समाकलन करूँगा तो क्या आएगा अपने पास, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट लूँगा c3। ये किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, a की वैल्यू। बात करते हैं b की वैल्यू, क्या होता है फॉर्मूला, यू आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश, साथ में क्या चल रहा है डी एक्स चल रहा है। तो वैल्यू क्या होगी अपने पास, u की वैल्यू क्या थी अपने पास x, r की वैल्यू क्या है ई की पावर x डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2 डिवाइड बाई एक्स, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स, यही चल रहा है अपने पास। तो देखो -1/, ये देखो एक्स ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2 तो चल रहा है, और अंदर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। अब क्या करना है हमको, इसका समाकलन करना है। और समाकलन किससे करेंगे, यहाँ पे आइलेट मेथड लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास 12वीं 11वीं क्लासों में कि आइलेट में क्या करते हैं कि जब दो टर्म्स या दो फलन मल्टीप्लाई में हो, उनका अपन को समाकलन करना हो तो आइलेट वाली विधि यूज लेते हैं। तो सबसे पहले आइलेट मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर यानी अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट। फिर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी इसको क्या मानेंगे हम सेकेंड। बात करते हैं -1/2, तो मेरा एज इट इज़ है। फर्स्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को तो क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, मतलब फर्स्ट क्या अपने पास एक्स स्क्वायर है तो उसको तो क्या कर देते हैं एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जो सेकेंड वाली जो पद होता है उसको हम क्या कर देते हैं उसका समाकलन, माइनस फर्स्ट वाले का क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अवकलन, सेकेंड वाले का क्या करते हैं अपन समाकलन, और फिर जो टोटल आएगा उसका भी क्या करते हैं समाकलन। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। आइलेट से पहले तो देखते हैं कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। फर्स्ट देखो क्या आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ए मतलब क्या होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन। तो यहाँ पे देखो एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे, इसको क्या दे देंगे सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को तो करते छोड़ देते हैं, फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं एज इट इज़, सेकेंड का क्या करते हैं समाकलन, फिर आता है बीच में माइनस, फर्स्ट वाले का तो अवकलन करते हैं मल्टीप्लाई में, सेकंड वाले का क्या करते हैं समाकलन, और फिर जो आंसर आता है वो टोटल का क्या करते हैं माइनस के बाद उसका क्या कर देते हैं वापस समाकलन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। -1/2 तो मेरा एज इट इज़ है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होगा, ये माइनस मेरा एज इट इज़ है, d/dx करेंगे किसका एक्स स्क्वायर का। देखो ये समाकलन तो एज इट इज़ चल ही रहा है, इसका करेंगे तो क्या आएगा एक्स या 2x आ जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स ही आएगा, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। ये -1/2 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ है माइनस, इस 2 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब वापस अपने पास क्या बचा एक्स ई की पावर एक्स, मतलब वापस इसका करना पड़ेगा। तो देखो इसका वापस करेंगे तो क्या आएगा, इसको ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकेंड, तो एक्स को छोड़ा सेकेंड का किया समाकलन तो क्या आएगा ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर वापस क्या आएगा माइनस, फिर वापस फर्स्ट वाले का क्या करते हैं अवकलन, और एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1, इसका समाकलन करते हैं तो क्या आएगा ई की पावर एक्स ही आएगा, और वापस टोटल का क्या करते हैं समाकलन। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार और देखिए वीडियो को, इस वाली स्टेप को अच्छे से देख ले, एक बार समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ है, देखो ये -2 चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर एक्स ही आएगा। आई चीज़ समझ में। तो ये क्या चल रहा है मेरे पास -1/2 चल रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x ई की पावर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स। कॉमन क्या आ रहा है इनमें एक्स, मतलब ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर -2x + 1,
ये किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, बी की, और कोई कांस्टेंट ले लिया हमने C4, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, बी की वैल्यू आ गई है। समीकरण का हल क्या होता है अपने पास कि y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। अपने पास क्या है, y इक्वल टू ए, यू की वैल्यू क्या आई थी x, और b की वैल्यू b और v की वैल्यू क्या आई थी 1/x, और a और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो वो भी आपको यहाँ पे पुटअप करनी है, और वही क्या होगा आपका पूर्ण हल। तो इस तरह से हमको क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और पूर्ण हल निकालना है। बहुत इजी मेथड है, बस एक दो बार आपको समझना है, और स्टार्टिंग का जो मेथड है वो आपको समझना है, और फिर आपको डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो ये है कि 1 माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी वही है, प्राचल विचरण विधि से हल करना है। ठीक है, सभी एग्जाम्पल का वही लास्ट में वही स्टेप है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि आर बराबर 0 लेकर आपको इसको सोल्व करना है एक बार, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी एग्जाम्पल में थोड़ा अलग अलग है, तो उसको एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। सबसे पहले तो क्या करेंगे, मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करेंगे, वन माइनस एक्स का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और देखो इधर एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस एक्स। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स, और q की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, p और q की। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, वही CF निकालो। CF आपको आता है पूरक फलक निकालना। किससे निकालते हैं, P और Q से निकालते हैं कि वो कंडीशन यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो रही है। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, देखो ए कंडीशन तो अप्लाई हो रही है P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। आप करके देख सकते हो, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, इसके साथ यदि मैं x का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो दोनों टर्म्स सेम हो जाएगी, और ये एक प्लस की, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये वाली टर्म यहाँ पे अप्लाई, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, u इक्वल टू एक्स, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास CF। अब इसको सॉल्व करने का आगे और तरीका हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और, एक कंडीशन और यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, 1 प्लस पी प्लस क्यू वाली। जब आप ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जब आप 1 के साथ में p और q की वैल्यू ऐड करोगे तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक और अपने पास CF निकल रहा है, और वो क्या आएगा e⁻x। इसलिए यहाँ पे आपको हमने पढ़ा था, एक सेकंड वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि हल किसके बराबर होता है, जब हम CF निकालते हैं uv के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, uv के। ये होता है ना पूर्ण हल। जब हम CF निकाल रहे थे सेकंड वाले एग्जांपल में, तो हमने क्या सीखा था कि हल किसके बराबर होगा, y इक्वल टू uv के बराबर। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है, x। तो यहाँ पे v की वैल्यू के लिए वो अपन को फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई हो रही है। वो कौन सी है, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू। तो यहाँ पे समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास कि दो वैल्यूज़ आ गई है, तो C1 के साथ तो क्या आ जाएगा x, और C2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आ गई है, ये आ गई है अपने पास u की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, v की। C1 को प्रतिस्थापित कर देंगे a से, C2 को प्रतिस्थापित कर देंगे b से। दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमारे पास u और v की वैल्यू पहले से। और किसकी वैल्यू चाहिए हमको, r की वैल्यू। जो हमारे पास किस r की कौन सी वैल्यू लेनी है, एक बार और बता देता हूँ कि मानक रूप में परिवर्तित करने के बाद जो r की वैल्यू होती है उसी को हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है अपने पास, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तीनों चीज़ें हो गई, u v और r तीनों आ गई हमारे पास। हमको a और b के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है, और इसका क्या निकालना है अपन को, पूर्ण हल निकालना है। क्या निकालना है, पूर्ण हल। तो ये काम आपको करना है। यदि कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है एग्जाम्पल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस e⁻x। तो इसका भी पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सिंपल वाला, मतलब r बराबर 0 लेकर करने वाला। देखो इसमें पहले से कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मानक रूप वाली। क्या लेंगे, r बराबर 0। तो क्या आएगा अपने पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये तो सिंपल सी बन रही है, दो बार अवकलन हो रहा है, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर,
और साथ में क्या चल रहा है y, और यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास y इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल सी हो जाएगी, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है y, और अंदर क्या बच रहा है डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सी यूज ले लेंगे हम, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण उपयोग लेंगे तो क्या आएगा, डी की जगह हम क्या लेते हैं, m लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो +1 और एक क्या आ जाएगी -1। जब भी ऐसी वैल्यू आती है तो हल क्या होता है, y इक्वल टू C1 ई की पावर m x प्लस C2 ई की पावर m x, यानी एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। तो वैल्यू हल क्या हो जाएगा अपने पास, C1 ई की पावर x और C2 ई की पावर -x। ये हमारे पास क्या आ गया समीकरण का हल। यहाँ पे C1 को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, a से, और C2 को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे हम, b से। ये किसकी वैल्यू आ गई u की, और ये किसकी वैल्यू आ गई है v की। और किसकी वैल्यू चाहिए हमको, r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 2/1 प्लस ई की पावर x, यानी 2/1 प्लस ई की पावर x। ये सारी वैल्यूज़ अपने पास आ चुकी है। अब हमको क्या करना है इसका, वही प्राचल विचरण विधि में क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखो किसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ए और बी की। लेकिन उससे भी पहले हम किसके निकालते हैं, यू वी डैश माइनस वी यू डैश, इसी की निकालते हैं। तो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, यू वी डैश माइनस वी यू डैश। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से आप देख सकते हो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स, वी डैश यानी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर -x। ये माइनस चल रहा है। वी की वैल्यू क्या है, ई की पावर -x, और यू डैश यानी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर x। देखो ये भी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ई की पावर x और ई की पावर -x 0, मतलब 1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है -1 और -1, क्या आ जाएगा अपने पास -2। मतलब यू वी डैश माइनस वी यू डैश, इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी अपने पास -2। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब चलते हैं इसके हम आगे की सोल्व करने की, मतलब इसकी ए की वैल्यू निकालेंगे। इसकी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, आपको आता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, कि ए इक्वल टू माइनस वी आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश डी एक्स, ये होता है। सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दो बस, कि इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ई की पावर -x मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या आई थी 2/1 प्लस ई की पावर x, और डिवाइड में क्या चल रहा था -2, और ये आ गया हमारे पास dx। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, क्या बचेगा 1/2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो ई की पावर -x, और 1/2 भी बाहर नहीं आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर x dx, यही है अपने पास। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कुछ, अब इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करते हैं आप, पिछले क्लासों में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि माना ई की पावर -x को क्या मान लेंगे हम t, तो माइनस ई की पावर -x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देखो हमको क्या चाहिए, ऊपर ये चाहिए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा dt, और नीचे देखो 1 तो एज इट इज़ है, और ई की पावर x चल रहा है। देखो हमारे पास चल क्या आ रहा है, नीचे x चल रहा है, और हमने माना क्या है -x। तो इसको थोड़ा और अलग तरीके से कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई अपन से, इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या चल रहा है, देखो ये टर्म चल रही है ना, इसमें क्या करेंगे कि ये माइनस ई की पावर -x तो रहने दो, नीचे भी कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो आप, ई की पावर x। यदि मैं ई की पावर x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 1, और देखो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या चला जाएगा, ई की पावर x, और नीचे ऊपर, नीचे ई की पावर x चला जाएगा, तो अंदर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, वो ई की पावर -x, और साथ में क्या चल रहा है dx। ये ई की पावर x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई की पावर -x, यानी ई की पावर -x पहले से है, और ये भी जाएगा तो -x dx, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस ई की पावर -x। अब हमको मानना है, क्या मानना है अपन को, कि ई की पावर -x बराबर t, तो ई की पावर -x dx बराबर dt, ये हमको मानना है। तो इसको पुटअप कर दो आप। देखो ऊपर देखो, ये वाली टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और ये माइनस भी लिखना है, और एक टर्म एज इट इज चल रही है, और इसको मैंने क्या माना है t, तो ये t dt डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर -x की जगह क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये माइनस तो एज इट इज चल ही रहा है, इस t को मैं क्या लिख सकता हूँ कि
वन प्लस टी भी लिख सकता हूँ और इसके साथ में और क्या लिख सकता हूँ -1, और इस ये वन प्लस टी इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है डी टी। ठीक है, ये आपने बहुत पिछले क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से किए। ये माइनस चल ही रहा है, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1, और इधर क्या चल रहा है अपने पास 1/1 प्लस टी, और इसका डिफरेंशिएट अवकल समाकलन करना है अपन को डी टी के सापेक्ष। ये माइनस चल ही रहा है, इसका करेंगे तो क्या आएगा टी, और इसका करेंगे तो क्या आएगा log 1 प्लस टी, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा C3। अब देखो जो माना था उसको लिख दो, टी को क्या माना था e⁻x और माइनस log 1 प्लस e⁻x, और साथ में क्या चल रहा है C3। ये किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, ए की वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू आर डिवाइड बाई यू वी डैश माइनस वी यू डैश डी एक्स। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास e⁻x, और इसकी वैल्यू क्या है आर की वैल्यू 1 प्लस e⁻x, और डिवाइड में क्या चल रहा है -2, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या देखो माइनस तो एज इट इज़ है EX अपॉन 1 प्लस e⁻x, यही है अपने पास। तो देखो इसको तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि माइनस एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है, ऊपर क्या चल रहा है e⁻x, नीचे कॉमन आ जाएगा क्या e⁻x, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस मतलब e⁻x, e⁻x से e⁻x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/1 प्लस e⁻x डी एक्स, और 1/1 प्लस e⁻x का क्या हो जाएगा -log 1 प्लस e⁻x, और ये साथ में क्या आ जाएगा C4। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, बी की वैल्यू। तो अपने पास ए की वैल्यू आ गई है, अपने पास बी की वैल्यू आ गई है, तो अपन आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, पूर्ण हल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, वही द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण दे रखी है हमको, इसको प्राचल विचरण विधि से सोल्व करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें इसको, ठीक है। सबसे पहले मानक रूप में पहले से परिवर्तित है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसको देखना है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CF निकाल लो। क्या निकाल लो आप, CF पूरक फलन निकाल लो आप। सबसे पहले कैसे निकालते हैं पूरक फलन, आप जानते हो। सबसे पहले P की वैल्यू निकालो। P की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोट x, और फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू, जो y के मल्टीपल में होता है, क्या है माइनस कोट x। देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, P प्लस QX वाली हो रही है क्या, नहीं हो रही, ये वाली नहीं हो रही है, ठीक है। एक की कौन सी कंडीशन होती है 1 प्लस P प्लस Q वाली, ये भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि देखो कोट कोट दोनों की टर्म क्या है, माइनस की है। हमको ऐसी चीज़ चाहिए जो इनके साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कौन से वाली 1 माइनस P प्लस Q वाली, इससे माइनस से क्या होगा, इसकी वाली टर्म्स की मतलब इसकी क्या हो जाएगी, टर्म्स साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। करके देख लेते हैं हम, क्या है 1 माइनस, ये इस पर माइनस लगेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कोट एक्स, और साथ में प्लस क्यू यानी माइनस कोट एक्स। कोट से कोट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ रहा है अपने पास 0। मतलब यहाँ पे CF की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 माइनस P प्लस क्यू वाले में क्या आती है e⁻x। किसकी वैल्यू आ गई है, U की वैल्यू। क्योंकि हम तभी इस तरीके से जब भी हल करते हैं इक्वेशन को, तो हल किसके बराबर होता है, y इक्वल टू यू वी के बराबर। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ गई है e⁻x। अब हमको क्या करना है, v के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्या होता है फॉर्मूला, आपने d2v/dx² प्लस 2/u du/dx प्लस p dv/dx, और वो क्या r को क्या लेना है, यहाँ पे 0 लेते हैं हम। पता है हमको प्राचल विचरण विधि में r इक्वल टू क्या लेते हैं हम, जब हम स्टार्टिंग में हल निकालते हैं तो r इक्वल टू 0 लेते हैं। d2v/dx² मेरा एज इट इज़ है, प्लस 2/u की वैल्यू क्या है e⁻x। इसका अवकलन करेंगे e⁻x का, तो क्या आएगा माइनस e⁻x, और प्लस में क्या चल रहा है p की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोट x, साथ में चल रहा है dv/dx इक्वल टू 0। यही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। आगे क्या करना है हमको, d2v/dx² मेरा एज इट इज़ है, प्लस देखो ये टर्म कैंसिल इससे, तो क्या बचेगा -2 प्लस 1 माइनस कोट x, और साथ में क्या चल रहा है dv/dx इक्वल टू 0। यही चल रहा है। d2v/dx² मेरा एज इट इज़ है, यह कितना बचेगा अपने पास
मतलब माइनस यदि कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचे, क्योंकि -1 बचेगा, -1 और माइनस कोट एक्स माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 + कोट एक्स dv/dx। तो यहाँ पे कोई सहायक समीकरण बन नहीं रही है देखो, तो ये एज इट इज़ ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, तो इसके लिए अपन को थोड़ी और तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, जो यहाँ पे हमको क्या मानना पड़ेगा, इस dv/dx को यहाँ पे क्या मानेंगे हम, a। तो d2v/dx² क्या हो जाएगा, dA/dx। ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा थोड़ा इसको सोल्व करने के लिए। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे होगा ये क्या हो जाएगा अपने पास, dA/dx -1 + कोट एक्स चल ही रहा है साथ में, और dv/dx क्या हो गया a, और इक्वल में क्या चल रहा है 0, यही है अपने पास। तो देखो dA/dx तो एज इट इज़ है, तो ये dA/dx तो मेरा एज इट इज़ है, इस वाली टर्म को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, तो क्या बचेगा 1 + कोट एक्स, और क्या चल रहा है साथ में a, इस a को लेके आ जाऊंगा dA के नीचे, तो dA/ क्या आ जाएगा a, और इधर क्या आ जाएगा 1 + कोट एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा dx। देखो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो dA/d का क्या हो जाएगा log a, इधर क्या हो जाएगा इसका करूँगा तो x, देखो 1 का करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करें तो 1 सॉरी x, और इसका क्या हो जाएगा कोट एक्स का क्या होता है log sin x, और एक सम वो भी आएगा समाकलन नियतांक, उसको मैं क्या मान लूँगा log c1। ये क्या आ गया इसका वैल्यू, लेकिन a एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, log a = x। ये देखो ये क्या चल रहा है log sin x और log c1, जब दो log वाले फंक्शन प्लस में हो तो उन दोनों को क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ना, log c1 sin x, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, ये log a की वैल्यू, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये सारी जो टर्म है दोनों, ये पूरी टर्म ये किस में चली जाएगी, e की पावर में, यानी x + log c1 sin x। तो a = इन दोनों को अलग अलग करूँगा तो e की पावर x, और इसको अलग करूँगा तो e की पावर log c1 sin x। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी जो log का बेस चल रहा है वो क्या चल रहा है, e चल रहा है, और जब बेस सेम होता है तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है log, और केवल ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है। तो क्या आएगी c1 sin x, और इधर क्या चल रहा है e की पावर x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है। अभी तो हमको इसको आगे और सोल्व करना है। देखो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, कि c1 sin x e की पावर x, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है। तो a की वैल्यू को एक को हमने क्या माना था पहले, dv/dx इक्वल में क्या चल रहा है, c1 sin x e की पावर x, यही चल रहा है। तो यहाँ से dv = क्या हो जाएगा, c1 sin x e की पावर x और dx, दोनों तरफ क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी v, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो e की पावर x sin x का c1 तो अपना कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा 12th क्लास में, क्या फॉर्मूला होता है कि e की पावर ax sin bx = क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a² + b², और अंदर करेंगे तो क्या आएगा a sin, यही होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, a sin bx और -b cos bx, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, e की पावर ax sin bx का समाकलन का फॉर्मूला होता है। इसका भी करेंगे तो यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू क्या है 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो e की पावर x एज इट इज़ आएगा a² + b², यानी 1² + 1² कितना आ जाएगा 2, e की पावर x / 2 है अपने पास। देखो आगे क्या चल रहा है, a sin bx, a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा अपने पास sin x -cos x, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक भी आएगा, और वो कितना आ जाएगा उसको क्या मान लेंगे हम c2। तो v की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, ये आ गई है। पूर्ण हल के लिए मतलब हल के लिए क्या करते हैं, y = uv, u की वैल्यू तो क्या आई थी अपने पास -e की पावर x सॉरी e की पावर -x, और v की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, तो ये आ गई है हमारे पास v की वैल्यू। तो u और v की दोनों वैल्यू आ गई है, इसको किस रूप में चेंज करोगे आप, y = c1u + c2v, इस रूप में आप इसको चेंज कर दोगे, ठीक है। दो आपके पास समाकलन नियतांक है, यहाँ से ये u और v की वैल्यू हो जाएगी, और r की वैल्यू आप पहले निकाल ही सकते हो, और इसको किससे प्रतिस्थापित कर दोगे, c1 को a से, और c2 को किससे कर दोगे आप b से, और इन दोनों की आप वैल्यू
फाइंड कर लोगे। इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई आपको दूंगा अच्छे से। लेकिन आपको ये 6 के 6 एग्जाम्पल अच्छे से करना है, इनमें से एक भी एग्जाम्पल बाहर नहीं जाता है, और बाई चांस बाहर से आ भी जाता है तो प्रोसेस यही रहता है करने का, ठीक है ना। तो इनको 1-2 बार आप अच्छी तरह से कर ले। और एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में निकालना सीखी है CF, ये भी क्वेश्चन हर साल फिक्स है, आप देख सकते हो पिछले पेपर, ये 1.5 मार्क्स आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए इस वाले वीडियो से, 9 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप प्राचल विचरण विधि को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, और जिसने पहले बाकी के मेथड भी पढ़ रखे हैं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इससे एक और बड़ा क्वेश्चन आता है इस प्राचल विचरण विधि के साथ ही, तो उससे आपका 2 बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को अच्छे सबके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है आपको, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखनी है, क्योंकि यही है परसेंटेज बनाने का मौका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और कराना भी है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।